Hello my dear student, once again welcome back to A Square classes. Today we are going to continue our next topic that will be quantum number. लास्ट लेक्चर में हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ चुके थे. बेसिकली देखा था कि ये क्या था, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम ऑर्बिट. एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे, किस जगह पर उनकी होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, उसी को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं क्वांटम नंबर से. There will be four set of quantum number. There will be principal quantum number, Jupiter quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number. इसी चीज को हमने समझने के लिए कहा था कि आपके रूम में क्या होगा, आपका कमरा होगा, आपके कमरे में क्या होंगे, अलमारी होंगे और अलमारी में आपके क्या होंगे, बुक्स होंगे. ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोगों ने ऐसे इसको कोरिलेट किया था. दिस इज योर हाउस, जिसमें इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं. सेकंड इज योर इंडिविजुअल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते थे. आज हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक और ये जो हाउस था जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से नोट करते थे, मैंने कहा था ये ऑर्बिट को रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि किस ऑर्बिट की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है या सेकंड ऑर्बिट में या थर्ड ऑर्बिट में, उसकी बात है. ये जो रूम है ये सब सेल का इंफॉर्मेशन देगा. किसी भी ऑर्बिट में कितने सब सेल होंगे, द नंबर ऑफ सब सेल प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू n. ये भी कहा था. कहां से कहां तक होंगे, कौन कौन से ऑर्बिट होंगे, 0 to n-1. If L is equal to 0, it represents S subcell. If L is equal to 1, it represents P subcell. If L is equal to 2, it represents D subcell. If L is equal to 3, it is represent F subcell. L is equal to 0 बेटा S को रिप्रेजेंट करेगा 1, D को रिप्रेजेंट करेगा 2, D को रिप्रेजेंट करेगा N3, F को रिप्रेजेंट करेगा. और L के नॉन वैल्यू के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ये आपको ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा और उस ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्या है इसकी बात. मतलब पहले क्या था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा, तो एक तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे भी वो क्या करता है, रोटेट करता है. दे विल बी रोटेट आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इसको हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन से क्लियर है. तो जिसमें हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड इंडिविजुअल क्वांटम नंबर ये पढ़ चुके थे. कौन किस चीज को इंफॉर्मेशन देता है ये भी हम पढ़ चुके थे. एंड ऑर्बिट नंबर होगा, किसी भी ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे दैट विल बी इक्वल टू 2n² फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, जो n की वैल्यू होगी 0 to n-1. मैंने ये भी कहा था कि कभी भी रूम हाउस से बड़ा नहीं होगा, तो किसी भी घर का कमरे का साइज उस घर के साइज से बड़ा नहीं होगा. तो जो भी L की वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक होगी, हमेशा n से छोटी होगी और 0 to n-1 के बराबर होगा. तो दो टाइप ऑफ क्वांटम नंबर हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे. आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वांटम नंबर, दैट इज योर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं. सब सेल को भी स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं. और यहाँ पे फोर सेट ऑफ क्वांटम नंबर है. प्रिंसिपल को n से, इंडिविजुअल को स्मॉल n से, मैग्नेटिक को स्मॉल m से एंड स्पिन को स्मॉल n से. क्लियर है. तो यहाँ पे भी हम लोग से लेटर से नोट करते हैं. तो आइए नेक्स्ट आप एड कर लो बेटा, हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है और स्पिन क्वांटम नंबर क्या है. तो नेक्स्ट हेडिंग इज आवर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. इसको स्मॉल m से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. लिख लो प्रपोज्ड बाय न्यूटन. ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा. और ऑर्बिटल्स क्या है, ऑर्बिटल इज द प्लेस इन स्पेस इनसाइड द एटम वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. क्योंकि हम लोग वेव मॉडल को पढ़ रहे हैं और यहाँ पे ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की होने की संभावना प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, ज्यादा है. इतना तक तो समझ रहे हो. इसमें एक लाइन लिखना. तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेटा फर्स्ट लाइन लिखना. इट गिव्स आइडिया अबाउट
orientation of subshell and number of orbital in a given subshell क्लियर है। सेकंड पॉइंट, मतलब किसी भी गिवन वैल्यू ऑफ एल के लिए जो एम की वैल्यू क्या होगी इसके बारे में बताएगा, मतलब किसी गिवन सबसेल में ऑर्बिटल्स कौन-कौन से होंगे ये बताएगा, और सबसेल की वैल्यू कौन बताएगा, ऑर्बिट बताएगा। तो कहीं ना कहीं गिवन वैल्यू ऑफ एन से आप एन निकालोगे और फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एन से आप क्या निकालोगे, एम निकालोगे। नेक्स्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ एम depend upon value of L. The value of M depend upon value of L for a given value of L, and for a given value of L M can have total value for a given value of L equal to 2L plus M। टोटल वैल्यू कितनी होगी M के, 2L plus 1 which is ranging from वैल्यू कौन कौन से होंगे, ये जो आ गया टोटल नंबर ऑफ वैल्यू एंड रेंजिंग फ्रॉम वैल्यू ऑफ m की वैल्यू कौन कौन सी होगी, -L2 plus L। The value of m ranging from -L2 plus L included इसकी जो वैल्यू होगी -L2 plus L होगी इंक्लूडेड क्या होगा बेटा, 0। कोई दिक्कत, तो किसी भी गिवन वैल्यू ऑफ a के लिए आप ये m की वैल्यू क्या कर सकते हो बेटा, निकाल सकते हो। आगे n की हम लोग 4 वैल्यू जानते हैं, उसके लिए मैं इसी को कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूं, समझो। मैं टेबलर फॉर्म बताऊं, ये मैं ले रहा हूं वैल्यू ऑफ, क्लियर। तो l की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, तो पहला L is equal to 0, कौन सा सबसेट, S सबसेट की बात कर रहे हैं। S सबसेट की बात कर, दूसरा कौन सा होगा, L is equal to 1, L is equal to 2, L is equal to 3, यही बोलो। L is equal to 1 ये P सबसेट होगा, ये D सबसेट, तो दिक्कत। और ये अगर वैल्यू ऑफ L है, इस वैल्यू ऑफ L के लिए M की टोटल वैल्यू कितनी होगी, ये तरह और गिवन वैल्यू ऑफ M है टोटल वैल्यू, तो टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, टोटल वैल्यू ऑफ M, ये फॉर्मूला क्या था, 2L plus 1, फॉर्मूला क्या था बेटा, 2L plus 1। यहाँ पे L equal to 0, तो 2 into 0 plus 1 कितना रहेगा, क्लियर। अब L की वैल्यू टोटल 1 होगी, तो कौन सी होगी, अब नेक्स्ट टेबल, वैल्यू ऑफ M, M की कौन सी वैल्यू होगी, तो -L2 plus 1 इंक्लूडेड 0, तो 0 का -0 प्लस 0 भी क्या होगा, 0 होगा, तो जो वैल्यू ऑफ m होगी यहाँ पे ये 0 होगा, और इसका मतलब इसके पास एक ही ऑर्बिटल्स है, कोई दिक्कत। सेकंड देखो, if L is equal to 1 that is P सबसेट, ये कितना हो जाएगा, 2 into 1 plus 1, ये टोटल जो वैल्यू होगा ये कितना हो जाएगा, 3, 2 into 1 2 plus 1 कितना, 3 के लिए बात करता हूं, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी कौन सा हो जाएगा, L is equal to -1 0 plus 1, ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यू 3 होगा, वैल्यू कौन कौन सा होगा, -L2 plus L, तो -1 2 plus 1 इसमें 0 भी है, तो 3 में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, आप जानते हैं।
ये s में एक ऑर्बिटल्स होते हैं ऐसे, इसके लिए l की वैल्यू 2 into 2 plus 1, 2 to the 4 plus 1 कितना 5, तो ये वैल्यू कौन कौन सी हो जाएगी -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2, तो टोटल 5 वैल्यू। इफ l is equal to 3, तो टोटल वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2 into 3 6 plus 1 कितना 7, तो d के टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। गिवन वैल्यू ऑफ l के लिए आप m की वैल्यू निकाल सकते हो, इसमें d का सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इसलिए d के शेप को नहीं पढ़ते, वैसे इसका शेप लोअर फॉर्म होता है। s p d को हम लोग पढ़ते हैं, s में एक ही ऑर्बिटल होता है जो स्फेरिकल होता है बेटा, p डबल शेप होता है, तीन होते हैं px py pz। अब इसमें से px अगर ये होगा तो py ये कोई भी तीन अलग अलग ऑर्बिटल के लिए तीन वैल्यू होगी। यहाँ पे d के 5 होते हैं, तीन दो एक्सिस के लॉन्ग होते हैं और दो इन बिटवीन एक्सिस होते हैं, कौन कौन से dxy dyz dzx dx² y² एंड dz², ये 5 वैल्यू होती है d की, सॉरी l s p d की होती है, और f में टोटल कितना होता है बेटा 7 होता है। क्लियर है? तो इसके हेल्प से आप ऑर्बिटल्स को पता कर सकते हो, मतलब आप अलमारी पे आए। क्लियर है? अब अलमारी में बुक कौन सी होगी हम लोग उसको पता करेंगे, दैट विल बी आवर sp क्वांटम नंबर। तो आई होप आपको ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर समझ में आ गया। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करेगा, जो एटॉमिक क्वांटम नंबर जिसको l से डिनोट करते हैं बेटा, जिसको l से डिनोट करते हैं बेटा, वो सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा कि सबसेल आपका कौन सा है। और नेक्स्ट आप बात करोगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो फॉर ये आपको ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? अब लोग काफी अच्छे से आपको समझ में आएगा, आप इसको लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑफ क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, दैट विल बी आवर sp क्वांटम नंबर, दैट विल बी आवर sp क्वांटम नंबर। कोई दिक्कत? आइए बेटा हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वांटम नंबर, जो अपना फोर्थ टाइप ऑफ क्वांटम नंबर है, जिसको हम लोग बोलते हैं sp क्वांटम नंबर, जिसको अपन s से रिप्रेजेंट करते हैं। द sp क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय s। दिया किसने था? तो साइंटिस्ट थे सेम्यूज, गोल्डस्मिथ एंड अलेनबर्ग। ये क्या कहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, if an electron is revolving inside the orbit, तो एक तो इलेक्ट्रॉन जो है ना इस ऑर्बिट में मूव करेगा, दूसरा एक तो जो इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑर्बिट में मूव करेगा बेटा, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है ना ये अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व करता है। ठीक है? दूसरा जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करेगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इस स्पीड को बोलेंगे क्लॉकवाइज स्पीड। अगर ये इलेक्ट्रॉन जो अपने ऑर्बिट पे रोटेट कर रहा है, इफ दे आर रिवॉल्विंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इफ दे आर रिवॉल्विंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इस स्पीड को हम लोग लिखते हैं जनरली -12 और इस स्पीड को लिखते हैं +12। ये सिंपल बताएगा इलेक्ट्रॉन अपने पाथ पे क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है? लाइक ए प्लैनेटरी मोशन। अर्थ सन के अराउंड भी मूव करता है और अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व करता है। क्लियर है? तभी तो डे एंड नाइट होता है। तो सिमिलरली इस इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व, क्लियर है? और ये अगर क्लॉकवाइज, अगर आप क्लॉकवाइज को +12 लोगे तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या लोगे? -12 लोगे। इट डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, it describe the speed of electron and having value +12 and -12. It describe the speed of electron and having value +12 and -12, +12 and -12, which signify
clockwise, which signifies clockwise spinning and anti-clockwise spinning respectively, which signify clockwise spinning and anti-clockwise spinning respectively. क्लियर है? अगर ये क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है तो हम लोग इसको अपवर्ड एरो से दिखा देते हैं, जैसे हाफ एरो से दिखाते हैं, लेकिन अब कई सारे बुक में इसको ऐसे भी दिखा देते हैं कंप्लीट एरो से, लेकिन अपवर्ड। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हम लोग इसको हाफ एरो हाफ दिखा देते हैं, या आप तो कंप्लीट एरो से दिखा देते हैं। तो या तो मैं क्लॉकवाइज बोलूं या प्लस हाफ बोलूं या एरो अपवर्ड एरो दे दूं, ये क्लॉकवाइज को दिखाएगा, एंटी क्लॉकवाइज माइनस हाफ या डाउनवर्ड दिखाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है। इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है अपने एक्सिस पे, इसका कुछ ना कुछ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होगा, लिखना मैग्नेटिक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, या कहीं इसको मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू n रूट अंडर n इनटू n प्लस 2 bm यूनिट होता है इसका, बोर्स मैग्नेट इसको बोलते हैं, रूट अंडर n इनटू n प्लस 2 where n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर जो मैं आपको सब समझ में आएगा। तो स्पिन क्वांटम नंबर सबसे पहले तो ये बताएगा कि उस इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग कैसा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज प्लस हाफ या अपवर्ड एरो, एंटी क्लॉकवाइज माइनस हाफ या डाउनवर्ड एरो से क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा मैंने कहा था ये इस इलेक्ट्रॉन एटम का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, इसका इंफॉर्मेशन देगा। अगर आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट या कई बार इसको मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। क्या देगा? स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है ये होता है h अपॉन 2 पाई s into s plus 1, या इसी को आप लिख सकते हो h bar into s plus 1, where जो h bar ये h अपॉन 2 पाई। क्लियर है? या तो आप अपवर्ड एरो लोगे तो इसकी वैल्यू क्या लोगे, +4/2 प्लस हाफ लोगे, और ये लोगे तो क्या लोगे, माइनस हाफ। अगर आपसे पूछे टोटल स्पीड ऑफ एटम, कभी ये भी पूछता है आपको टोटल स्पीड ऑफ एटम की बात करूं तो ये होगा 2 into नंबर ऑफ अनपेयर्ड। पूछो टोटल स्पीड ऑफ एटम इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, इसका क्या होगा, टोटल स्पीड ऑफ एटम होगा। अगर आप टोटल स्पीड निकाल लेते हो तो बेसिकली नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप निकाल लोगे तो टोटल स्पीड कितना होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। इट गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट क्वांटम नंबर। देयर विल बी 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर। चलो कौन कौन से होते हैं आप जल्दी से फटाक से मुझे टाइप कमेंट करके बताओ, कौन कौन से होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजुमिथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। मैं क्वेश्चन पूछूं, आप बेटा लेक्चर सुन रहे हैं, आप आंसर करेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ऑर्बिट नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ऑर्बिट नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। अगर n पता है तो उस ऑर्बिट का एनर्जी पता कर लोगे, उस इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट का रेडियस पता कर लोगे, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पता कर लोगे। फ्रॉम बोर्स रेडियस, बोर्स वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी nth ऑर्बिट, बोर्स एनर्जी से आप निकाल सकते हैं। दूसरा, किसी भी ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा आप ये भी निकाल सकते हो, कितना होता है 2n², कितना होता है 2n², वेयर n क्या है, ऑर्बिट नंबर होता है। ऑर्बिट नंबर क्या होता है, k l m n, कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड फोर्थ ऑर्बिट। ओके, मेरे साथ आपको बोलना है, आपको आंसर करके बताना है। दूसरा मैंने बताया, अगर ऑर्बिट नंबर पता चल गया तो हर ऑर्बिट में क्या होंगे, सबसेल होंगे। आपके हाउस में आपका क्या होगा, कमरा होगा। सबसेल का इंफॉर्मेशन कौन देगा, एजुमिथल क्वांटम नंबर। l की कितनी वैल्यू होगी, n के बराबर होगी। l की कोई भी वैल्यू हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग n से छोटी होगी। वैल्यू कौन कौन सी होगी, 0 to n-1 के बराबर होगा। क्लियर है? फिर आप आ जाओ
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको m से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू कितनी होगी 2l प्लस 1, कितनी होगी 2l प्लस 1, और उसमें कौन कौन से वैल्यू हो जाएगी -l2 प्लस l इंक्लूडेड 0, और जो फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर या तो ये अब प्लस आप या क्या होगा माइनस होगा। ये बेसिकली ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बेसिकली ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन देयर एक्सिस। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है तो आप इसको प्लस हाफ लोगे, तो एंटी क्लॉकवाइज को माइनस हाफ लोगे। ऐसा नहीं है कि क्लॉकवाइज को प्लस हाफ ऑलवेज देना है, अगर आप क्लॉकवाइज को माइनस हाफ लोगे तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या लोगे प्लस हाफ लोगे। क्लियर है? इसी पे बेस्ड हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे जिसपे आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन समझ में आ जाएगा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। अगर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे, अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाते हैं तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर होते हैं सिंगली फिल होते हैं उसी को क्या बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? हाय बेटा, हम लोगों ने क्या लिया है क्वेश्चंस लिया है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन 3D सेल। अगर मैं 3D सेल ले रहा हूं तो इसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे वो निकालने हैं। एक बार आप खुद ट्राई करो फिर मैं बताता हूं, ठीक है? अब ध्यान से देखना, अगर 3D की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात जो की गई है वो बेटा वो 3D की गई है। 1 बाय 1 कुछ क्वेश्चन कराता हूँ आपको समझ में आ जाए। तो 3D तोड़ दो, यहाँ पे n इक्वल टू कितना होगा 3 और d के लिए l इक्वल, देखो थर्ड ऑर्बिट d सबसेल, थर्ड ऑर्बिट का d सबसेल की बात की गई है। 3D मतलब ऑर्बिट नंबर कितना होगा 3 और d इक्वल टू d ऑर्बिट है तो l इक्वल टू 0 s1p2d। क्लियर? और अगर 3D की बात की गई है तो 3D में l इक्वल टू 0 है तो ऑर्बिटल्स कितना होंगे 5 ऑर्बिटल्स होंगे, क्योंकि ऑर्बिटल का इंफॉर्मेशन क्या देगा m की वैल्यू -l2 प्लस l -2 -1 0 +1 n +2, तो टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे 5। अगर यही क्वेश्चन में मैं कहूं कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन थर्ड सेल, यहां पे 3D सबसेल ले लो बेटा। अगर थर्ड सेल में कह रहा हूं कि बताओ थर्ड सेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, तो ध्यान से देखना, थर्ड मतलब n इक्वल टू 3, तो इसमें सबसेल इस n के लिए l की वैल्यू कौन कौन सी होगी 0 to n - 1, तो 0 होगा 1 होगा 2, क्या 3 होगा नहीं, क्योंकि n - 1 तक ही लेना है और 3 - 1 2 तक ही लेना है। अगर l इक्वल टू 0 है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा s को, 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा p को, और 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा d में। निकालना क्या है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन थर्ड सेल, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है। तो s के में कितनी वैल्यू होती है 1, p के लिए कितनी होती है बेटा 3 एंड d के लिए कितनी वैल्यू होती है 5। अगर फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ l m की वैल्यू -l2 प्लस l इंक्लूडेड 0, तो 0 का कितना होगा 1, 1 का कितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2 into l प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 2l, 2 into 1 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना 5, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे 9, 1 प्लस 3 इक्वल टू कितने हो जाएंगे 9, दैट विल बी आवर आंसर। क्लियर? अगर आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड सेल, अगर आपसे कभी ऐसे भी पूछ दे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड सेल, तो कितना होता है 2n², तो n की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 into 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 2 जा कितना 18, दैट विल। कोई दिक्कत? तो इसी टाइप से बेटा आपको 1 by 1 करके क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझो, जो 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर पढ़े आप उससे कोरिलेट करो, आप 1 by 1 निकालो, आपसे सब कुछ काफी इजीली कैलकुलेट होगा। क्लियर? आइए हम लोग सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कभी ऐसे आपको मिलेगा, कई बार जेईई में नीट में आपको मिलते हैं कि विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? तो आइए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, which of the following set of quantum number, which of the following set of quantum number value is not possible। इसमें से कौन सा क्वांटम नंबर के सेट पॉसिबल नहीं है, इसको पहचानना है
और क्यों नहीं होंगे ये भी हम लोग को पहचानना है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि n इज इक्वल टू 3 मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू +2 है एंड स्पिन कितना है +12 है। तो अब बताओ ये होगा या नहीं होगा? तो आप देखो ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने कहा था किसी भी l की जो वैल्यू होगी वो n से हमेशा छोटा होगा। किसी भी n की जो l वैल्यू होगी वो हमेशा l से क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ l है ये 0 to n-1 l हमेशा n से क्या होगा? छोटा होगा। दैट्स व्हाई ये आपका क्या होगा? गलत होगा। देखो मैं क्रॉस कर चुका हूं। सेकंड कह रहा है n इज इक्वल टू 4, तो l की वैल्यू 3 तो होगी, क्योंकि 0 to n-1 इसके लिए l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0, 1, 2 एंड 3, तो जिसमें से एक वैल्यू 3 सही है। क्लियर? अब फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ l, m की जो वैल्यू होगी इस केस में जो वैल्यू ऑफ m होती है ये -L2 प्लस l होगा, -L2 प्लस l। तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 के लिए ले तो -3 to +3 है, और यहाँ पे देखो ये +4 है। m की जो वैल्यू होगी वो l से क्या हो रही है? ग्रेटर हो रही है, तो नहीं हो सकती, क्योंकि जो m की वैल्यू है ये लेस देन और इक्वल टू क्या होगा? l होगा। जो वैल्यू ऑफ l है वो या तो m से छोटा होगा या l के क्या होगा? बराबर होगा। तो सेकंड भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए मैं कॉन्सेप्ट रिकॉल कराने के लिए क्वेश्चन करा रहा हूं। क्लियर है? अब ध्यान से देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 तो l इज इक्वल टू 0 सही है। n इज इक्वल टू 1 मतलब कौन सा है? 1, और l इज इक्वल टू 0 मतलब कौन सा है? s, और s सब सेल में एक ही ऑर्बिटल्स होता है, तो फिर यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो रही है? गलत हो रही है। क्लियर है? स्पिन तो बाद में मैच करें, स्पिन तो या तो +12 या क्या होगा? -12 होगा, इसलिए ये होगा क्या? तो आपका थर्ड भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वापस से जो m की जो वैल्यू है इस केस में ये ग्रेटर देन l हो रही है, जो कि गलत है। आइए फोर्थ कह रहा है n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5, l की वैल्यू 4 सही है। l के 4 वैल्यू के लिए m की वैल्यू देखो, n इज इक्वल टू 5 के लिए l की जो पॉसिबल वैल्यू होगी 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 होगी। इस l के पॉसिबल वैल्यू के लिए m की जो वैल्यू होगी -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 एंड +1 होगी। इतना होगा, कोई दिक्कत? लेकिन इस केस में प्रिंसिपल सही है, एजीम्यूथल सही है, मैग्नेटिक सही है। गलत क्या है? स्पिन। स्पिन या तो ±12 हो सकते हैं। यहाँ पे स्पिन क्या है? 0, फिर ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्लियर है? क्यों नहीं हो रहा है मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, ठीक है। आइए फिफ्थ देखिए, n इज इक्वल टू 6 के लिए l की वैल्यू 5 सही है, क्योंकि l की वैल्यू n से क्या होगी? छोटा होगा। अब इस केस में l -5 to +5 तक होगा, ये भी सही है। s इज इक्वल टू +half, दैट मींस फिफ्थ आपका सही। 7 देख लो, n इज इक्वल टू 7 तो l इज इक्वल टू 6 सही है बेटा। n इज इक्वल टू 7 तो l इज इक्वल टू 6 सही है। तो फिर ये -7 आ रहा है, यहाँ पे ये गलत हो गया, तो फिर ये वापस से नहीं होगा। तो कई बार आपको जनरली पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, या विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर सेट वैल्यू इज पॉसिबल। 3 गलत होंगे, 1 सही होंगे, तो आपसे पॉसिबल वैल्यू पूछेगा, और अगर बाकी गलत में से 1 सही पूछेगा तो आपका क्या होगा? फिफ्थ। अगर इसी ऑप्शन में पूछो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर वैल्यू इज पॉसिबल, तो आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्थ, क्योंकि फिफ्थ पॉसिबल है। 1, 2, 3, 4 एंड 6 पॉसिबल नहीं है। फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूं, टोटल 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर की वैल्यू है। डिफिनेशन तो हम लोग पढ़े थे कि ये एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा, जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट नंबर को बताता है बेटा, जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है वो सबसेल को बताएगा, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो ऑर्बिटल्स को बताता है, और जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। उसकी वैल्यू या तो +12 होगी या तो बेटा -12 होगी। इज इट क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं कराता हूं, ताकि आप क्वांटम नंबर को यूज करना सीख जाओ। ओके, इसको आप लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, कैलकुलेट
क्वेश्चन के टर्म्स में हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन ही बेटा सीख रहे हैं ताकि आप क्वांटम नंबर को यूज करना सीख जाओ। कह रहा है कैलकुलेट टोटल वैल्यू ऑफ n प्लस एल ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके लिए आपको n प्लस एल निकालना है। n क्या था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू। l क्या था? एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू। थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए मैं लिख दूं l इज इक्वल टू 0, ये s सबसेल को दिखाता है। l इज इक्वल टू 1, ये बेटा p को बताता है। l इज इक्वल टू 2, ये d को बताता है। और l इज इक्वल टू 3, ये f सबसेल को बताता है। ये जानते हो। और ये n तो आपको दिया ही हुआ है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट, सेवेंथ ऑर्बिट। क्लियर है? अगर इसके लिए मुझे n प्लस एल के लिए l की वैल्यू निकालना है, तो अगर मैं 1s की बात करूं, अगर आप इसका सॉल्यूशन देख लो तो n इसका कितना है 1 और l कितना है 0, क्योंकि s के लिए l क्या होता है 0। तो अगर वैल्यू ऑफ में n प्लस एल लिखूं तो कितना होगा 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। सेकंड अगर मैं 2s की बात करूं तो 2s के लिए n कितना है 2 और s के लिए l कितना है 0। तो n प्लस एल की बात करोगे तो 2 प्लस 0 ये 2 होता है। थर्ड के लिए बात कर लो 2p के लिए n कितना है 2 और l कितना है, देखो बेटा l के लिए p और बाइटल्स के लिए l कितना है 1, तो यहाँ पे n प्लस 1 बात करोगे तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। आगे हम लोग रूल पढ़ेंगे कि उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी जिसका n प्लस एल ज्यादा होगा। n ऑर्बिटल हैविंग हायर वैल्यू ऑफ n प्लस एल हैविंग मोर एनर्जी। आगे हम लोग पढ़ेंगे अबव प्रिंसिपल में। मैं चाहता हूं पहले यूज करना तो सीखो आप। क्लियर? नेक्स्ट 2p हो गया। अगर 3d की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू 3 है और d के लिए l की वैल्यू, d के लिए l की वैल्यू कितनी है 2। तो इस केस में जो n प्लस एल होगा ये 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। कोई दिक्कत? नेक्स्ट कौन सा है बेटा 4f। 4f के लिए देखो n की वैल्यू कितनी है 4 और l की वैल्यू f के लिए कितनी है 3। तो जो n प्लस एल निकालोगे ये 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। 4f के बाद अगर 5d ले लो तो n की वैल्यू 5 है और d के लिए l की वैल्यू d, ये सब सबसे ले। समझ तो आ रहा होगा ना आपको? तो d के लिए सबसेल की वैल्यू कितनी है 2। तो अगर n प्लस एल निकालोगे बेटा तो 5 प्लस 2 कितना हो रहा है 7। देखो 4f के लिए भी 4f के लिए भी n प्लस एल की वैल्यू 7 है और 5d के लिए भी n प्लस एल की वैल्यू 7 है। बट 5d की एनर्जी 4f से क्या होगी ज्यादा होगी। आगे हम लोग पढ़ेंगे। बचा कौन सा बेटा 3p। बचा क्या 3p। अगर आप 3p लेते हो तो n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इसके लिए n प्लस एल कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 4। तो आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्लियर है? एक और न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देख लो। आपसे क्वेश्चन क्या देगा कि n प्लस एल की वैल्यू दे देगी आपको। किसकी वैल्यू दे देगी n प्लस एल की वैल्यू, और पूछेगा इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। क्वेश्चन इस कुछ इस टाइप से होगी। मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग वैल्यू ऑफ n प्लस एल इक्वल टू 5। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। कब? जब n प्लस एल की वैल्यू 5 है। ध्यान से देखो n प्लस एल की वैल्यू 5 है। अब कुछ एक नया टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको दिक्कत हो रही है? दिक्कत बिल्कुल नहीं होना बेटा। मैं थोड़ा सा इस स्पेस को हटा रहा हूं, ठीक है? बस आप इसको लिख चुके होंगे, मैं इसको हटा रहा हूं। अगर आपको चाहिए तो बैक जाके लिख सकते हो, बाकी मैंने इतने क्वेश्चन कहा से आपसे हो जाएंगे। ध्यान से देखो। चलो n l और यहां पे n प्लस एल के सीरीज बना लेते हैं। अगर साइज में देखो, अगर पॉसिबली लो, मैं n इजिकल टू 5 ले लूं और l इजिकल टू 0 ले लेता हूं तो भी n प्लस एल क्या हो जाएगा 5 होगा ना। चलो इस टेबल को थोड़ा पास में करते हैं। l इज इक्वल टू 0
n प्लस एल 5 होगा, और ऑर्बिटल्स कौन सा होगा, तो ये 5d होगा, सॉरी 5s होगा, सॉरी, क्योंकि l इजिकल टू 0 ये s होता है। इस टाइप से टेबल बना ले। अब इसका मैं 4 लेता हूं, इसको 1 लेता हूं, ध्यान से देखो, तो फिर 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, लेकिन l इजिकल टू 1 p को रिप्रेजेंट करता है, तो ये 4p हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, गुड। अगर इसको मैं 3 ले लूं, इसको मैं 2 ले लूं, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, 3 और l इजिकल टू 2, ये d को रिप्रेजेंट करता है, तो ये कितना हो जाएगा d। क्लियर? अब यहाँ पे इसको 2 और इसको 3 ले सकता हूं, नहीं, ये सेट ही क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि l की वैल्यू हमेशा n से छोटी होगी। तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने निकले, s, 5s, 4p एंड 3d, 3 पॉसिबल ऐसे ऑर्बिटल्स है जिसके लिए n प्लस l की वैल्यू कितनी हो सकती है 5। और अगर ये चीज निकालिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। कैसे? 5s में अगर मैं यहीं पे एक टेबल लगा दूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो 5s में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी 2, 4p में कितना हो जाएगा, p में 3 ऑर्बिटल्स हैं, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा 6, और d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 18। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेट ऑफ या n प्लस l वैल्यू कितना होना चाहिए 5 में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 18। तो इस सब टाइप के भी आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, आप इसको समझ करके लिखो, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर सेट वैल्यू इज नॉट बी फ्रैक्शन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन ही लिख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर कैन नॉट बी फ्रैक्शन। चार जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल, एजुमिथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन, इसमें से कौन से क्वांटम नंबर की वैल्यू फ्रैक्शन नहीं होगी, तो हमेशा n, l और m ये ऑलवेज आपका इंटीजर होगा, और जो s है ये ऑलवेज क्या होगा फ्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा n, l और m। कोई दिक्कत? इतना तो समझ में। आइए यहाँ पे हम लोग कुछ फॉर्मूला भी पढ़े थे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबशेल कितने होंगे। तो एक बार हम लोग जो फॉर्मूलेज इसमें निकल कर रहे थे, हम लोग एक बार उसको समराइज करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे ना, तो कई सारे फॉर्मूलेज आए थे, 1 बाय 1 नोट करके हम लोग लिखते हैं, और उसी पे बेस्ड कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बोर्ड में भी आ जाते हैं या एमसीक्यू में आ जाते हैं, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। नोट में मैंने पहला फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। अगर आपको ऑर्बिट नंबर गिवन है, ऑर्बिट नंबर मतलब n की वैल्यू गिवन है, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू 2n²। वेयर यहाँ पे n क्या है, ऑर्बिट नंबर, यहाँ पे जो n है ये बेटा ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सेकेंड है नंबर ऑफ सबसेल इन एनी ऑर्बिट, नंबर ऑफ सबसेल इन एनी ऑर्बिट, ध्यान रखना ये k, l, m और n ये सब सेल है। अब मैंने कहा था जो सेल नंबर होते हैं, अगर इसके लिए वैल्यू ऑफ n की बात करोगे तो ये फर्स्ट ऑर्बिट होता है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, आगे जाओगे k, l, m, n, o, p, ये 5, 6 है। इसमें एक ही ऑर्बिट थे, तो नंबर ऑफ सबसेल जो थे ये n के इक्वल था। यहाँ पे 2 थे, यहाँ 3 थे, यहाँ 4 थे। ये 1 कौन सा था, ये s था, ये s और p था, यहाँ पे s, p और d था, यहाँ पे s, p, d and f था, टोटल 4 थे। तो किसी भी सेल में जो सबसेल का नंबर है वो उसके n के ही बराबर होता है। क्लियर है? तो ये नंबर ऑफ सबसेल इन एनी ऑर्बिट ये किसके बराबर होगा बेटा, n के। एक बार खुद सोचो और ध्यान से देखो, समझा या नहीं समझा? क्लियर?
सेकंड है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी ऑर्बिट। अब देखो एस के लिए जो एन की वैल्यू है वो कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो 1 ही हुआ। सेकंड में एस में 1 पी में 3, तो टोटल ऑर्बिटल 4 हो गए, तो एन का स्क्वायर कर दो 4 हो गया। तो किसी भी ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, इट इज ऑलवेज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब ध्यान से देख लो, यहां जो ऑर्बिटल्स होंगे, यहाँ कितने होते हैं 1, यहाँ कितने होते हैं 5 4, एस में 1 पी में 3, तो 1 और 3 4, और डी में 5, डी में कितने होते हैं 5, तो 3 और 1 4 प्लस 5 कितने 9, तो देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। यहाँ पे देख लो 16 हो जाएंगे, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, तो करोगे तो यहाँ पे कितना हो गया 16। कोई दिक्कत? तो हमेशा ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर के इक्वल होंगे, नंबर ऑफ सबसेल इन एनी ऑर्बिट n के इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी ऑर्बिट ये n स्क्वायर के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट आ गया नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सबसेल, ये अभी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू में पढ़ा है। ये जो वैल्यू होती है ये 12 प्लस 1 के बराबर होते हैं। ये क्या निकल गया ऑर्बिटल्स, और ईच ऑर्बिटल एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन, तो जितने ऑर्बिटल होंगे जस्ट इसके 2 टाइम्स क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा 2 × 12 + 1। ये भी सबसेल में जो ऑर्बिटल्स होते, मैंने कहा था ना फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ L, मतलब सबसेल जो ऑर्बिटल्स m होंगे वो 12 + 1 के इक्वल होंगे टोटल वैल्यू, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2 × 12 + 1। और आपसे पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये 2 के बराबर होगा। ईच ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। आगे हम लोग रूल पढ़ेंगे, वहां पे 1 बाय 1 इसी को तो डिस्कस करना है। कोई दिक्कत? आइए इसी पे बेस्ट मैंने कुछ क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सेल। यहाँ पे पी जब कैपिटल लेटर में लिखा है तो ये सेल है बेटा, और स्मॉल लेटर में क्या है सबसेल है। पी सेल मतलब, अब आ जाओ KLMNOP, पी सेल मतलब ऑर्बिट नंबर 6 की बात हो रही है। आर यू गेटिंग? अगर कैपिटल ये सेल है और ये एन जो है बेटा, दिस इज योर ऑर्बिट नंबर। किसकी बात हो रही है? ऑर्बिट नंबर की बात हो रही है। तो अगर पी के लिए ऑर्बिट नंबर कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे पी सेल है तो n = कितना हो गया 6। कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी फॉर्मूला निकाला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2n स्क्वायर, 2 × 6 का स्क्वायर कितना 6 6 36 × 2 72, दैट विल बी योर आंसर। कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल, पी सबसेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सबसेल, वैसे भी पी में जानते हो 6, पी में कितने होते हैं 6, और वैसे भी इस फॉर्मूले से निकाल लो कितना 2 × 12 + 1, और पी सबसेल के लिए L की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 2 × 1 + 1, तो ये 2 × 1 कितना 2, 2 + 1 3, 2 × 3 ये कितना होगा 6 के बराबर। क्लियर? अब कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स ईच ऑर्बिटल ऑलवेज एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन, तो पी ऑर्बिटल्स में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये किसके बराबर होगा 2 के बराबर। पी ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो 2, तो ये किसके बराबर होगा बेटा 2 के ही बराबर होगा। अब आ जाओ, कह रहा है नंबर ऑफ सबसेल इन पी सेल, किसी भी पी सेल में, पी सेल मतलब n = 6 की बात हो रही है, p मतलब n = 6, और नंबर ऑफ सबसेल पूछा है, तो नंबर ऑफ सबसेल इन एनी सेल, नंबर ऑफ सबसेल इन एनी ऑर्बिट, और ऑर्बिट को क्या बोलते हैं सेल, ये n के बराबर होगा, तो दैट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। और लास्ट का है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन पी सबसेल, किसी भी ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी ऑर्बिट n के इक्वल है, तो यहाँ पे p सेल में ऑर्बिटल पूछा है, तो ये किसके इक्वल होगा n² के इक्वल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना 36, दैट विल बी योर आंसर।
आई होप अब आपको क्वांटम नंबर क्लियर होगा। फिर इसमें एक चीज बचा हुआ है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जैसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था, ये जो मिथल क्वांटम नंबर में आप एंगुलर मोमेंटम पढ़े थे, तो आगे हम लोग इस पे देखेंगे, कोई दिक्कत। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट क्वांटम नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि किसी भी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का, अब आपको बताओ सेल कौन सा है, सबसेल कौन सा है, ऑर्बिटल कौन सा है, स्पिन कैसा है। तो इस 4 क्वांटम नंबर के हेल्प से हम लोग एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, फिल करते हैं, या हर एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट क्या लिखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट उसी को समझने के लिए 3 रूल हम लोग को पढ़ने हैं। एक है ऑफबाउ प्रिंसिपल, दूसरा है हुन्स रूल, तीसरा है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इस 3 रूल को हम लोग पढ़ते हैं, जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी क्लियर होगा। तो आप इसको समझ करके लिखो, हेडिंग डाल दो रूल फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रूल फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप नेक्स्ट हेडिंग डालो रूल फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं बेटा। रूल फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3 रूल बेसिकली है, हम लोग 1 बाय 1 पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल दैट इज ऑफबाउ प्रिंसिपल, सेकंड जो है जिसको बोलते हैं हुन्स रूल, और थर्ड जो है दैट इज कॉल्ड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या पाउली एक्सक्लूजन रूल पढ़ते हैं। 3 लोग ने अलग अलग रूल दिया था जिसको हम लोग पढ़ते हैं, और इसके बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कई बार इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं इन तीनों रूल पे, कि कौन सा रूल वायलेट हो रहा है, कौन सा रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है। ऑफबाउ एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब ही होता है बिल्डिंग अप। ये ऑफबाउ है, ये बेटा एक जर्मन वर्ड है, इसका अपना जो लैंग्वेज होता है, इसका मतलब होता है टू बिल्डिंग अप। इसका मतलब क्या होता है, बिल्डिंग अप लिखना। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, according to this rule electron are filled, according to this rule electron are filled in increasing order of energy, according to this rule electron are filled in increasing order of, in increasing order of their energy, electrons are filled in increasing order of their energy, that is electron will fill first in those orbitals having lower energy, that is electron will filled first in those orbitals having minimum energy, having minimum energy। ठीक है। एंड पैराग्राफ से लिखना, एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल कैन बी डिसाइडेड बाय n प्लस एल रूल, कैन बी डिसाइडेड बाय n प्लस एल रूल। मैंने सिंपल कहा कि जो ऑफबाउ रूल है, ऑफबाउ का मतलब ही होता है बिल्डिंग अप। क्लियर। और मैंने कहा इस रूल के अकॉर्डिंग आप अगर बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन को हम फिल करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ देयर ऑर्बिटल्स। मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिल करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स में। आप उस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को पहले फिल करोगे जिसकी एनर्जी कम होगी, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन को बाद में फिलअप करोगे। और ये ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसे निकालोगे, तो मैंने ये लिखा कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल कैन बी कैलकुलेटेड बाय n प्लस एल रूल। कौन से रूल से आप निकालोगे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, n प्लस एल रूल। अब आ जाओ, एक स्मॉल हेडिंग इसी में डालना, n प्लस एल रूल। फर्स्ट पॉइंट लिखना n प्लस एल रूल में, n प्लस एल रूल में, n प्लस एल रूल क्या कहता है, ऑर्बिटल हैविंग हायर वैल्यू ऑफ n प्लस एल हैविंग हाई एनर्जी। ये सिंपल एक लाइन कहता है, ऑर्बिटल हैविंग
हायर वैल्यू ऑफ n+1, जिस ऑर्बिटल की n+1 की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी हायर, इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो किसी दो ऑर्बिटल की, टू ऑर्बिटल हैविंग सेम n+l वैल्यू, ध्यान से पढ़ना, टू ऑर्बिटल्स हैविंग सेम n+l वैल्यू, या तो दो ऑर्बिटल के n+l की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, या टू ऑर्बिटल्स, देखो ना हमने n+l निकाला था तो वहां पे क्या आ रहा था, सेम आ रहा था, जैसे 4s and 3d का सेम आ रहा है। तो अगर दोनों दो ऑर्बिटल की n+l की वैल्यू डिफरेंट है, डिफरेंट n+l वैल्यू, तो कहता है कि जिसकी n+l की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम होगी। क्लियर है? तो इसमें लिखना, पहला पॉइंट लिखना, इफ दो केस पे पढ़ा दे रहा हूं, इफ two orbital having different n+l value, if two orbital having different n+l value, then orbital having lower n+l value is filled first, then orbital having lower n+l value filled first। क्लियर है? और जिसकी n+l ज्यादा होगी उसको बाद में क्या करेंगे, फिल करेंगे। अगर दो ऑर्बिटल का डिफरेंट n+l की वैल्यू है तो उस ऑर्बिटल को हम लोग पहले फिल करेंगे जिसका n+l क्या होगा, n+l क्या होगा, कम होगा। कोई दिक्कत? सेकंड पॉइंट से पहले इसका एग्जांपल अगर देखना चाहते हो तो देख लो एग्जांपल। अगर मैं 1s लूं और 2s लूं, इसका n+l निकाल दो तो 1 + s के 0 कितना आएगा, 1, और इसका n+l निकालो तो 2 + 0 कितना होगा, 2। तो किसका n+l कम है, इसका 1s का क्या है, कम है, तो मैं कह सकता हूं एनर्जी ऑफ 1s इज लेस देन एनर्जी ऑफ 2s। आगे कैलकुलेट कर लो, 2s और 2p का निकाल लो। अगर इसका n+l निकालते हो तो 2 + 0 कितना हो जाएगा, 2, और इसका n+l निकालते हो तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। किसकी एनर्जी कम है, जिसका डिफरेंट वैल्यू, जिसका n+l कम उसमें एनर्जी पहले जाएगा, तो कह सकते हैं एनर्जी ऑफ 2s इज लेस देन एनर्जी ऑफ 2p। आप इसी टाइप से निकाल सकते हैं। क्लियर? लेकिन थोड़ा सा आपको कम सोचना है कि जब दो ऑर्बिटल्स का सेम n+l की वैल्यू आ जाए, सेम वैल्यू ऑफ n+l लिखना, if two orbital having same n+l value, if two orbital having same n+l value, then orbital having lower value of n, या subshell having lower value of n, then subshell having lower value of n is filled first because having low energy, एग्जाम्पल से समझ लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से मैं समझा रहा हूं। ये एग्जाम्पल है, अगर मैं 3d n4s ले लेता हूं, 3d n4s लेता हूं, चलो इसके लिए n+l निकालते हैं, तो कितना होगा, n तो 3 है, d l = 0, s l = 1, p l = 2, d तो कितना हो जाएगा, 5। और इसके लिए n+l निकालो तो कितना हो जाएगा, 4 + s, s के लिए कितना, 0। चलो इसमें तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ आ गया ना, 3d और 4s में डिफरेंट आ गया ना, तो जिसका डिफरेंट वैल्यू है, तो जिसका n+l क्या कम, तो लिख लो
एनर्जी ऑफ 4s इज लेस देन एनर्जी ऑफ 3d। क्लियर है? चलो दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, 3d एंड 4p। 3d एंड 4p का n प्लस एल निकालो। अगर इसका n प्लस एल निकालोगे तो 3 + 2 अगेन कितना 5, और इसका n प्लस एल निकालो तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। अब इसका भी n प्लस एल 5 है और इसका भी n प्लस एल कितना है 5 है। अब दो सबसेल का इक्वल n प्लस एल आ जाए तो रूल क्या कहता है कि जिसका n छोटा उसकी एनर्जी कम और उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा। तो n इसका छोटा है, दैट मीन्स मैं कह सकता हूं एनर्जी ऑफ 3d इज लेस देन एनर्जी ऑफ 4p। तो अब वो प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को आप फिल करोगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजेस एनर्जी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सबसेल। आप उस सबसेल उस ऑर्बिटल को पहले फिल करो जिसकी एनर्जी कम होगी, उस सबसेल और उस ऑर्बिटल को बाद में फिल करो जिसकी एनर्जी क्या होगी बेटा ज्यादा होगी। क्लियर है? कह रहा है एनर्जी ऑफ सबसेल आप निकालोगे कैसे, तो ये कह रहा है कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज कैलकुलेटेड बाय n प्लस एल रूल। अब जो भी ऑर्बिटल या जो भी सबसेल की एनर्जी कम आपको कंपेरिजन करना है, कंपेयर करना है, आप उसका n प्लस एल की वैल्यू निकाल लो, इसी को n प्लस एल रूल बोलते हैं। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी होगी। इन जनरल कहता है कि जिसका n प्लस एल ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, ऑर्बिटल हैविंग हायर वैल्यू ऑफ n प्लस एल हैविंग हायर एनर्जी, जो मैंने ये लिखा है। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ n प्लस एल। लेकिन अगर दो ऑर्बिटल्स का अगर डिफरेंट n प्लस एल है, इफ टू ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट n प्लस एल, तो जिसका n प्लस एल ज्यादा, इस केस में एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल। जिसका n प्लस एल ज्यादा बेटा उसकी एनर्जी क्या होगी ज्यादा होगी। लेकिन अगर सेम आ जाए, अगर क्या आ जाए सेम आ जाए, अगर n प्लस एल की वैल्यू क्या आ जाए सेम आ जाए, तो जिसका n छोटा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी ज्यादा होगी। सॉरी, जिसका n छोटा उसकी एनर्जी ज्यादा, इस केस में एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। क्लियर है? तो आइए इसी पे बेस्ड में एक दो एग्जांपल और डिस्कस करा देता हूं। आपको एनर्जी कंपेयर करना है, कंपेयर एनर्जी ऑफ सबसेल या एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। सबसेल कई बार क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको क्या किया जा सकता है बेटा, दिया जा सकता है। अगर खुद से लोगे तो मैं देखो, अगर मैं 2p3s ले लेता हूं, 4p 3d 5s ले लूं, कई सारे मैं और सबसे लेता हूं, उसको फिर क्या करेंगे बेटा कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो मैं इसका 4p भी ले लेता हूं, 3p भी ले लेता हूं और 4s भी ले लेता हूं। क्लियर है? चलो, इन सबका एनर्जी हम लोगों को ऑर्डर फॉर्म निकालना है। जब सबका n प्लस एल निकालते हैं, अगर इसका n प्लस एल निकालोगे तो ध्यान से देखो, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, इसका n + 1 3 + 0 कितना हो जाएगा 3, 4p का निकालो, 4 + p के लिए कितना 5, 3d का निकालो, 3 + d के लिए 2 कितना 5, 5 + 0 कितना हो गया 5, 4s के लिए निकालो, 4 + 0 कितना हो गया 4, 4p के निकालो, चलो 4p दो बार आ गया, 4s 4p, तो 4d ले लेते हैं, 4d के लिए निकालो 4 + 2 6, एंड 3p के लिए निकालो 3 + 1 कितना 4। मैंने कुछ ऑर्बिटल्स लिए थे जिसका n प्लस एल निकाला। ये कैसे किया ये आप खुद से करो ना बेटा। 2p के लिए n की वैल्यू 2, p के लिए l की वैल्यू 1, तो 2 + 1 3, 3s के लिए 3s के लिए 0, तो 3 + 0 3, 4p के लिए n की वैल्यू 4, p के लिए l की वैल्यू 1, तो 4 + 1 5, 3d के लिए n की वैल्यू 3, d के लिए l की वैल्यू 2, 3 + 2 क्या 5, 5s के लिए 5 + 0 कितना 5, 4s के लिए 4 + 0 4, 4d के लिए 4, d के लिए l की वैल्यू 2, 4 + 2 6, 3p के लिए 3 + 1 कितना 4। ये हम निकाल चुके। अब जो
n प्लस एल जिसका कम है उसकी एनर्जी क्या होगी, कम। जिसका n प्लस एल ज्यादा है उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। आओ एक साथ हम लोग लिखते हैं, 3 वाले को एक साथ लिखे तो 3 वाले में क्या जाएगा, 2p एंड 3s, 3 यहीं पे है ना, और तो p नहीं आया। चलो 4 वाले को लिखते हैं, 4 वाले में तो 4 की एक ही वैल्यू आई है, किसका, 4s का, और किसी का 4 है क्या, 3p का। फाइव वाले में लिखते हैं तो 5 आया है 4p 3d 5s, 4p 3d 5s, और 6 एक का आया है, किसका बेटा, क्लियर। अब जिसका n प्लस एल वो तो क्या होगा, उसकी एनर्जी कम होगी, तो अब इसकी एनर्जी तो क्या होगी, कम होगी। लेकिन इन दिनों में देखो, इन दोनों में तो अगर n प्लस एल सेम है तो जिसका n छोटा उसकी एनर्जी कम, तो सबसे पहले क्या जाएगा 2p, 2p के बाद क्या जाएगा 3s। इन दोनों में कंपेयर करो, 4s एंड 3p की n प्लस एल की वैल्यू कितना है, 4, दोनों सेम है, तो जिसका n तो क्या जाएगा 3p, 3p के बाद क्या जाएगा 4s। इसमें कंपेयर कर लो, 4s के बाद क्या जाएगा 3d, देन 4p, देन 5s, और 5s के बाद क्या जाएगा 4d। तो इस टाइप से आप n प्लस एल की वैल्यू क्या कर सकते हो बेटा, निकाल सकते हो। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अबो प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन को हमेशा फिल करोगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजेस एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को ऑलवेज फिल अप करोगे आप ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजेस एनर्जी। जिस सबसेल और ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी पहले इलेक्ट्रॉन को उसमें जाने दो, बाद में इलेक्ट्रॉन को हायर वाले में जाने दो। क्लियर है। तो बार बार इसी के लिए आइए हम लोग, कई सारे बुक में भी गिवन होता है मेमोरी मैप, या कैसे आप डायरेक्टली एनर्जी को लिख सकते हो, हम लोग उसको बात करते हैं। नोट करके मैं एक समरी दे देता हूं आपको, बार बार आपको n प्लस एल कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, आप मेमोरी मैप के थ्रू आप इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। आइए मैं वो भी मेमोरी मैप फटाक से हो जाएगा, मैं करके दिखाता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। मैप क्या कहता है, ऑर्बिट नंबर n इज इक्वल टू 1। इसमें कौन से सबसेल होते हैं, एक ही सबसेल होते हैं ना, तो चलो इसको लिख लो 1, और सबसेल कौन सा होता है s। n इज इक्वल टू 2, इसमें क्या होता है 2s एंड 2p। n इज इक्वल टू 3, तो इसमें क्या होते हैं 3s 3p 3d, यही होते हैं ना बेटा, यही जानते हो। n इज इक्वल टू 4, फोर्थ ऑर्बिट में क्या होगा 4s 4p 4d 4f होते हैं। n इज इक्वल टू 5, 5s 5p 5d 5f। n इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 7। पीरियोडिक टेबल में आप देखे होंगे टोटल 7 पीरियड ही होते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा 6s 6p। आप देखना d के टोटल 3 ही सीरीज मिलेंगे आपको, 3d 4d 5d, और f के जो सीरीज मिलेंगे आपको 4f एंड 5f सीरीज ही मिलते हैं। और इसकी बात करोगे तो 7s। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, n इज इक्वल टू 1 में 1s, n इज इक्वल टू 2 में 2s और 2p, 3 में 3s 3p 3d, 4s में 4s 4p 4d 4f, फिफ्थ में 5s 5p 5d एंड 5f। f की दो ही सीरीज होते हैं, 4f सीरीज को आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको लेंथेनाइट सीरीज बोलते हैं, 5f को एक्टिनाइट सीरीज बोलते हैं। d के टोटल दो ही सीरीज पढ़ने हैं f के। d में 3d 4d 5d एंड 6d, टोटल 4 सीरीज है d के। आपको यहाँ पे मिलेंगे 6s 6p 6d, आपको 6f नहीं मिलेंगे क्योंकि उतने एलिमेंट ही नहीं थे। सेवेंथ में 7s और 7p, 7 का d भी नहीं है, तो d के टोटल 4 सीरीज है, 4 के f के टोटल 2 सीरीज है, इससे ज्यादा आपको एलिमेंट नहीं मिलेंगे। अब इसको याद कैसे रखना देखना, एक बिल्कुल शॉर्टकट है। पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, 1s के बाद इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा,
अब देखो है ना 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, देन 3s। और इसी के बेसिस पे अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मैं एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन को, ऑर्बिटल को अरेंज करूं, अब तक जो हम लोग n प्लस एल से निकाल रहे थे बेटा, यू गेट द सेम वैल्यू। एनर्जी देखो तो सबसे पहले क्या होगा 1s, 1s के बाद क्या आएगा बेटा 2s, 2s के बाद क्या आएगा 2p। देखो 2p के बाद क्या आ गया 3s, 3s के बाद 3p, 4s, 2p, 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद करोगे बेटा तो क्या जाएगा 4s, 4s के बाद क्या जाएगा 3d, 3d के बाद आपका क्या मिला 4p, देखते रहो मैप को। 4p के बाद आपका क्या मिला 5s, 5s के बाद आपका क्या मिला 4d, 4d के बाद आपको क्या मिलेगा, दिस इज योर बेटा नॉट 4p, दिस इज योर 5p। 4d के बाद आपको क्या मिलेगा 5p, 5p के बाद आपको क्या मिला 6s, 6s के बाद आपको क्या मिलेगा बेटा 4f, 4f के बाद आपको क्या मिलेगा 5d, 5d के बाद क्या मिला आपको 6p, 6k के बाद आपको क्या मिला 7s। इसी टाइप से आप एनर्जी ऑर्डर निकाल सकते हो, या तो आप ऐसे निकाल लो या n प्लस एल से निकालो, आपको क्या मिलेगा सेम आंसर मिलेगा। आई थिंक आपको समझ में होगा ना। और इसी के बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे फिल करेंगे इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट एंड डिफरेंट डिफरेंट से। कोई दिक्कत है? सबसे पहले 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 7d, 6p एंड 7s। एक बार फिर से पढ़ लो 1s, 1s के बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 5p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 7p एंड 7s, 6p एंड 7s। फिर आगे फिर जाओगे तो 5f आएगा। क्लियर? तो इसी के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो निकाल सकते हो। तो 3 रूल पढ़ने थे, जिसमें पहला रूल अपना कंप्लीट हुआ, कौन सा ऑफ बाउ प्रिंसिपल। आगे सेकंड हेडिंग डालिए, दैट विल योर हुन्स रूल। फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हुन्स रूल। कि समझो अगर कोई आपने 3p एक ऑर्बिटल्स लिया, 3p में अगर ये p सबसेल है नॉट ऑर्बिटल, तो इसके पास 3 ऑर्बिटल्स होंगे। क्लियर? और अगर इसके पास 3 ऑर्बिटल है और आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो सकता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन p सबसेल 6, लेकिन अगर आपके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है, लाइक समझो ये 3p2 अगर आ गया लाइक दिस, तो इस 2 इलेक्ट्रॉन को हुन्स कहता है कि आप इलेक्ट्रॉन ऐसे फिलअप करोगे विथ पैरेलल स्पिन। अगर आपने इसको ऐसे फिलअप किया तो ये गलत हो जाएगा, ये हुन्स को फॉलो नहीं करेगा। पहले इलेक्ट्रॉन को सिंगली फिल करते हैं, पेयरिंग तब स्टार्ट करेंगे। जैसे समझो ये 3p4 है, तो 1 2 3, अब पेयरिंग आप स्टार्ट करोगे। अगर आप सोचो कि चलो ऐसे भर देते हैं, ये गलत हो जाएगा। हुन्स कहता है कि अगर किसी ऑर्बिटल में अगर आप इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे तो पहले इलेक्ट्रॉन को सिंगली फिल्ड करो, तब आप पेयरिंग स्टार्ट करो। और सिंगली फिल्ड आपको सेम स्पिन के साथ करना है। लिखना हुन्स रूल। अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, pairing of electron will not take place. According to Hund's rule, pairing of electron will not take place in any subcell, unless or otherwise, according to Hund's rule, pairing of electron, according to Hund's rule, pairing of electron will not take place in any subcell, pairing of electron will not take place in any subcell, pairing of electron will not take place in any subcell unless
each and every orbitals contain, unless each and every orbital contain electrons with same spin, इलेक्ट्रॉन विथ सेम स्पिन। ये कह रहा है हुनसुल कि आप किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते टाइम पेयरिंग तब तक नहीं स्टार्ट करोगे जब तक सारे ऑर्बिटल सेम स्पिन के साथ फिलअप हो जाएं। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो गया फिलअप, तो अब यहां से पेयरिंग स्टार्ट कर दो। पेयरिंग किधर से भी करो, पहले या तो सबको अपवर्ड स्पिन से कर रहे हो तो सबको अप एरो से दिखाओ, फिर पेयरिंग डाउन एरो से करो, या पहले डाउन एरो से कर रहे हो तो बाद में पेयरिंग अपवर्ड एरो से करो। क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है exactly half-filled and fulfilled orbital is more stable with partially filled। मतलब क्या हुआ कि अगर ये S है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, P है तो मैक्सिमम 6, D है तो मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, F है तो मैक्सिमम क्या हो सकते हैं 14। ये मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम मतलब सब क्या हो जाएंगे, फिल्ड अप होंगे। क्लियर है? और इसके हाफ होंगे तो वो हाफ फिल्ड होंगे, मतलब सब में इक्वल होंगे। जैसे समझो ये 3p3 होता तो या तो तुम इसको ऐसे फिलअप करते या तुम इसको ऐसे फिलअप करते बेटा। और अगर ये d6 होता 3p6 होता तो फिर तो सारे ऐसे होते, सब में पेयरिंग होता 1 2 3 4 5 6। तो अगर सारे पेयर हैं तो इसको बोलते हैं फुल फील्ड। हाफ फील्ड है, सब में एक एक है तो इसको क्या बोलते हैं, हाफ फील्ड। जैसे ये क्या हो गया ना, ये क्या है, हाफ फील्ड से कम है, ये फुल फील्ड से कम है, इन सबको बोलते हैं पार्शियली फील्ड। होमफुल टाइप का है कि जनरली हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो हाफ फील्ड में कौन कौन से आ जाएंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अब में आ जाएंगे p3 d5 f7। और फुल फील्ड में कौन से आ जाएंगे, p6 d10 f14 s2 यहाँ पे s। और इसके अलावा कोई भी होगा वो क्या होगा बेटा, पार्शियली फील्ड होगा। कोई दिक्कत? ये सब जनरली हाफ फील्ड होंगे, ये सब जनरली फुल फील्ड होंगे। ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे अगर आधे होंगे तो वो हाफ फील्ड होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर उतने के पूरे हैं तो वो क्या होंगे, फुल फील्ड होंगे। क्लियर? तो पहला आर्को प्रिंसिपल था, दूसरा हुंस था। हुंस सिर्फ एक लाइन का स्टेटमेंट है। हुंस सिर्फ कहता है कि ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन को आप फिल करते हो, ऑर्बिटल में जब आप इलेक्ट्रॉन को फिल करते हो तो पेयरिंग तब तक नहीं स्टार्ट करोगे जब तक सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे विथ सेम स्पिन। एंड थर्ड रूल लिखना, पाउली एक्सक्लूजन। सिंपल सा क्या है लिखना, अकॉर्डिंग टू दिस रूल no two electron in any atom, according to this rule, no two electron in any atom can have same set of all four quantum number। ये कह रहा है कि किसी भी जब एटम में जब इलेक्ट्रॉन को आप फिल करोगे तो किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एटम में प्रेजेंट किसी 2 इलेक्ट्रॉन का जो 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर है, 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन, इसकी वैल्यू सेम नहीं होगी। अगर स्टार्टिंग के 3 सेम हो भी गए, प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक, तो स्पिन मस्ट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। यही मैंने कहा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल no two electron in an atom can have same set of these 4 quantum number value। that is paragraph लिखना, that is an atom आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखना बेटा, that is orbital cannot have करके लिखना बेटा, यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके, that is an orbital cannot have
that is an orbital cannot have an orbital cannot have more than 2 electron, that is an orbital cannot have more than 2 electrons because 3 क्वांटम नंबर ब्रैकेट में लिखना प्रिंसिपल एजुमिथल एंड मैग्नेटिक, 3 क्वांटम नंबर ब्रैकेट में प्रिंसिपल एजुमिथल एंड मैग्नेटिक ब्रैकेट क्लोज करना, at the most may be same but the fourth quantum number that is spin must be different. Fourth quantum number that is spin must be different. क्लियर है? तो सिंपल अफवाह ने कहा कि इलेक्ट्रॉन को आप इंक्रीजिंग सबसेल या ऑर्बिटल के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आप फिल करोगे, जिस ऑर्बिटल या सबसेल की एनर्जी कम होगी उसको पहले फिल करो, फिर बाद में फिल करो। किससे? n+l रूल से निकालोगे, जिसका n+l उसकी एनर्जी कम, जिसका n+l की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। अगर 2 ऑर्बिटल या सबसेल के लिए n+l सेम होगा तो जिसका n कम उसकी एनर्जी कम। क्लियर है? फिर दूसरा क्या था? हुंसुल, इन्होंने कहा जब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे तो आप सिंगली फिल करो विद सेम स्पिन, पेयरिंग तब स्टार्ट करना जब सारे हाफ फिल्ड हो जाएंगे, जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। लास्ट में पाउली एक्सक्लूजन क्या कहता है कि अगर किसी भी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जो 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो कभी सेम नहीं होगी। अगर 3 सेम हो भी गया, प्रिंसिपल एजुमिथल एंड मैग्नेटिक, तो स्पिन 100% अपोजिट होगा, क्योंकि ऑर्बिटल, एनी ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी ऑर्बिटल अपने अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। एनी ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन, या तो एक स्पिन प्लस हाफ होगा तो माइनस हाफ, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो होते ही नहीं है। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही तक पढ़ने वाले थे, और जो हम लोगों ने पढ़ा और आपको काफी अच्छे से समझ में भी आया, क्वांटम नंबर क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए 3 रूल। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे और उसी पे बेस्ट इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि इसका यूज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है। आई होप आज का लेक्चर आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा, और दिन के जैसे। लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर, समझा या नहीं समझा ये भी जरूर बताइएगा। क्लियर है? आप ध्यान से पढ़े, हर एक बात को, लेक्चर को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप कंप्लीट नोट्स बनाएं, आप जो भी समझते हैं उसको खुद के लैंग्वेज में लिखें। आप ध्यान से पढ़े, अपने डिस्ट्रैक्शन से बचें, क्योंकि आपके और आपके गोल के बीच में एक ही चीज कॉमन है, जो डिस्ट्रैक्शन है आपका। कभी हर बच्चा मेहनत करता है, लेकिन हर बच्चा क्वालिफाई इसलिए नहीं होते हैं, हर स्टूडेंट क्वालिफाई इसलिए नहीं होते हैं कि आप एफर्ट तो डालते हो। एफर्ट से लोग डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं, डिस्ट्रैक्शन से डिस्क्वालीफाई होते हैं। आप जितना ज्यादा अपने स्टडी, अपने कैरियर में डिस्ट्रैक्टेड होगे, आप उतना अपने एम से दूर जाओगे। तो आप अपने डिस्ट्रैक्शन को कम करो, आप कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएं और लेक्चर को ध्यान से सुनो। इतने देर तक हम दोनों को एक साथ बने रहने के लिए, मुझे मेरा काम करने के लिए, आपको अपना काम करने के लिए, मुझे मेरा काम करने देने के लिए, हम दोनों को एक साथ बने रहने के लिए, लेक्चर को सुनने और समझने के लिए, कंप्लीट नोट्स बनाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप काफी अच्छा पढ़े, हर लेक्चर, हर सब्जेक्ट का आपको इतने ही इंटरेस्ट के साथ पढ़े बेटा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन न्यू टॉपिक पे। बाय बाय एंड थैंक यू।